स्पर्श व्यंजन पढ़े, द्विगुण व्यंजन पढ़े। अब हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं 3 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कि अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या है दोस्तों 4। कौन कौन सी? या, रा, ला, वा। जैसे इसको बोलते हैं तालव्य, ठीक है, तालव्य। इसको बोलते हैं दंत या वर्त्स और या लुंठित, ठीक है, लुंठित। इसको भी नोट कर लेना बढ़िया से। रा को दंत बोलते हैं या वर्ष बोलते हैं या लुंठित भी बोलते हैं, ठीक है। लुंठित क्यों बोलते हैं? रा को लुंठित क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप रा का उच्चारण करोगे तो कहीं ना कहीं जो वायु है वो कहीं ना कहीं जीभ जो है वो तलवे में ऊपर टच होके और कहीं ना कहीं वायु जीभ के ऊपर से निकलती है। रा टच होती है तलवे में, तो कहीं ना कहीं रा तो जीभ जो है कहीं ना कहीं रा तो ऊपर तलवे में टच होके वायु निकलती है, इसीलिए उसको बोलते हैं लुंठित, ठीक है। तो रा को ये याद रखना कि रा को दंत या वर्त भी बोलते हैं, लुंठित भी बोलते हैं। देखो हम आपको एक बात बता दें, इसको साइड में नोट कर लेना। एक वर्ड याद कर लेना, सरल, ठीक है, यह सरल। तो कि सबसे सरल काम क्या होता है? किसी के दांत तोड़ना, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड दंत है, ठीक है भाई, ये अपना ट्रिक है, मैंने ऐसे याद कर लिया था, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था इनमें। तो सरल, तो सरल, सबसे सरल क्या है? किसी के दांत तोड़ना। तो सरल जो वर्ड है ये क्या है? ये दंत वर्ड है, ठीक है। इसको अब ला जो हमने ऊपर बता दिया, ये भी क्या है? ये भी दंत या इनको वर्त भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इनको लुंठित या यहाँ पे और लिख लो प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित। ये भाई जो नाम है ना इनको नोट कर लेना, ठीक है। ये तो रा को दंत या वर्ष या लुंठित या प्रकंपित, ठीक है। अब जो वा है, वा क्या है? वा है दंतोष्ठ। वा क्या है? ये है आपका दंतोष्ठ। और ला को यही मैं याद कर रहा था, इसको बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक। आपको चीजें एक एक दोस्त होंगी क्लियर। पार्श्विक व्यंजन ला को बोलते हैं। तो देखो भाई, रा को जो है, रा को दंत, ये तो या को तालब, रा को दंत, ला को दंत और वा को दंतोष्ठ बोलते हैं। साथ साथ में रा को लुंठित या प्रकंपित भी कहा जाता है। उसमें एक अब वो कहेगा कि लुंठित या प्रकंपित उच्चारण कोई में से एक कहेगा, लुंठित कहेगा या प्रकंपित कहेगा। क्या वर्ड है? अब नीचे ऑप्शन देगा, रा, ला, बा, हा, तो रा आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूछेगा पार्श्विक का मतलब जो वायु है वो जीभ के साइड से निकलती है। ला वायु जो है वो जीभ के साइड से, तो इसीलिए उसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। ओके, तो पूछेगा पार्श्विक व्यंजन है, ऑप्शन होगा या, रा, ला, बा, तो क्या होगा? ला आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आते हैं भाई मेरे। और वह क्या है? दंतोष्ठ का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं दांत और ओंठों के बीच वाह, तो कहीं ना कहीं जो दांत और ओंठ के बीच से इनका उच्चारण होता है वाह का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। ये भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है ही, सब कुछ पता नहीं कौन सा पूछ ले। दंतोष्ठ पूछेगा तो आपको वाह बताना है, पार्श्विक तो ला, लुंठित या प्रकंपित तो रा और या तालब। एक एक बात, इतनी बात आप आराम से नोट कर लो, आराम से, बिल्कुल धैर्यपूर्वक एक एक वर्ड। उसके बाद में अभी और चीजें बाकी हैं भाई मेरे, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद में देखो, उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बता दूं अलग से, जो या है और वाह है, या है और वाह है, इनको भाई मेरे अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। इनको भी आप अलग से, और क्यों बोलते हैं भाई, बात आती क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो उसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ क्यों बोलते हैं। क्योंकि अर्धस्वर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्वरों के स्थान पे इनका काम आ जाता है। कैसे, वो आप समझो। जैसे आप इधर करोगे मिठाई, ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे भी लिखते हैं मिठाई। एक वर्ड आता है, जैसे आता है कौवा, ऐसे भी लिखते हैं, और कुछ भाई हमारे आजकल जो है ऐसे भी लिखते हैं।
तो कहीं ना कहीं स्वर के स्थान पे इनका प्रयोग हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं अर्ध स्वर। जय माता दी, इनको आप नोट कर लेना, ठीक है। इनको आप या और बा को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भाई मेरे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिठाई कहीं ना कहीं ई की जगह पे या और आ की जगह पे वा का प्रयोग होता है स्थान पे, इसलिए इनको अर्ध स्वर के भी दर्जा संज्ञा का नाम दे दिया गया है। ओके ओके। और देखो कुछ बातें अगर नहीं निकल के आए, हाँ, तो इतनी बात समझ गए, इनको आप नोट कर लेना। इनके क्योंकि ये पार्टिकुलर ये वर्ड पूछे थे क्या है, इसलिए मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ, लुंठित, प्रकंपित, पार्श्विक, दंत, तंतोष्ट, इनको याद रखना। ये आप याद रखना कि अर्ध स्वर क्या है, तो या होगा आपके क्या है? अर्ध स्वर है। बहुत अच्छी बात भाई मेरे भाई, ठीक है। और आप सुनो जो या रा ला वा अगली बात है, ठीक है, ये बिल्कुल नेक्स्ट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, या रा ला वा। ये या रा ला वा जो है ये आपके सबसे पहली बात कि या रा ला वा, या रा ला वा आपके अल्प प्राण है। क्या है? अल्प। या रा ला वा सगोष है एवं अल्प प्राण है, एवं अल्प प्राण है, ये भी आप याद रखना। और सगोष अल्प प्राण क्या होते हैं हमने आपको समझा चुके हैं अभी जस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है। तो इनको या रा लावा यानी कि अंतस्थ व्यंजन को, अंतस्थ व्यंजन ये है, अंतस्थ व्यंजन को सगोष और अल्प प्राण भी कहते हैं, क्योंकि या रा लावा वायु बहुत कम निकल रही, या रा लावा कोई वायु निकली नहीं, तो इसलिए क्या अल्प प्राण है। सगोष या रा लावा कंपन, देखो या रा लावा कंपन हो रहा है वॉइस में, तो क्या है? ये सगोष है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी याद कर लेना। तो कितने पॉइंट मैंने इसमें बताए? एक तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको ये कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये बताया, तीसरा पॉइंट ये बताया कि इनको सगोष और अल्प प्राण अंतस्थ व्यंजन को भी कहते हैं। तो आप आराम से इनको चीज़ों को नोट करो बढ़िया सी हेडिंग डाल के, क्योंकि इनसे बाहर कुछ नहीं है भाई। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लो, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं भाई मेरे, ठीक है। ये आप हमारा विश्वास करें। इसके बाद सीधे आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी उठा के आपका 98% प्रश्न सॉल्व होंगे अगर आपने चीज़ें हमारी समझी हैं तो। चलिए आप इनको नोट कर लो भाई, फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं। मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड का टाइम, जल्दी से नोट करो। समझते चलना साथ साथ में, ठीक है, ज़्यादा तेज नहीं, समझते भी चलो साथ साथ में चीज़ों को कि क्या क्या है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, दोनों लोग समझ लो। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, इनको मैं रफ करता हूँ। देखो भाई, अब हम लोगों ने 3 पढ़ लिए थे, चौथा पढ़ना है ऊष्म व्यंजन। क्या पढ़ना दोस्त मेरे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या पढ़ना है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये लिखा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो आपको पढ़ना है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, इनकी भी संख्या 4 होती है, शी, शा, सा, हा, ठीक है। ये है आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन संख्या कितनी है? 4। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए ऊष्म व्यंजन कौन से है, ये है। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन ये उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके यानी कि जिन वर्णों के, जिनके मतलब है जिन वर्णों के, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ऊष्मा निकले, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब गर्माहट निकले, गर्माहट महसूस हो, गर्माहट निकले, तो वो सारे वर्ड क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। संख्या कितनी है? 4। देखो शा, शा, सा, हा, तो ये चारों क्या हो आपके ऊष्म व्यंजन, इनको याद रखना। सबसे पहली बात, ऊष्म व्यंजन कोई पूछे कितने? 4। कौन कौन से? ये आपके सिटी वाला, सरकोट वाला, सा और फिर हा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे शा, फिर शा, फिर सा और हा। ओके ओके।
अब इनके सबसे पहली बात, अब धीरे धीरे चीज़ों को आप सीखेंगे। अब देखो इसको बोलते हैं, इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। साथ मैंने जोड़ लिया अपने मन से शालू, तो शालू मतलब तालू, तालू मतलब तालब है, तो ये क्या है, ये है तालब है। ओके, तालब, ये याद रखना, पूछे जाते हैं। अब देखो शाह, अब कहीं ना कहीं ये आपको, अगर आप जाओगे तो देखो एक वर्ड आप याद रखना, इसको याद रखने के लिए मैं आपको साथ साथ बताऊँ, ऋषि। तो ऋषि में ऋषि क्या था, स्वर पे जाओ, स्वर वाली हमारी वीडियो में मूर्धन्य था, तो ये भी इसके बगल में, तो ये भी क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो भाई। तो इस ये क्या है, ये आपका मूर्धन्य है, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सा, अभी हमने आपको बताया था कि दांत तोड़ना सबसे क्या होता है, सरल, तो सा क्या हो गया, दंत हो गया। दंत या वर्त भी, इस ठीक है, दंत या इसको वर्त भी बोलते हैं, वर्ष व्यंजन या दंत व्यंजन। ठीक है, ये सारे व्यंजन ही हैं, व्यंजन, तालब व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, ये सारे। और हा, हा को जरा गौर से देखना। हा जो है, एक तो आपका कांकल व्यंजन है, कांकल व्यंजन, स्वर, स्वर तंत्रीय व्यंजन भी है, स्वर तंत्रीय। ये आपका स्पर्श रहित व्यंजन भी है, स्पर्श रहित, या कंठ व्यंजन भी है, कंठ व्यंजन। तो दोस्त हा को जरा अच्छे से नोट करना, हा को, क्योंकि भाई मैं ये सब झेले पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब एक में। क्यों, क्योंकि पता लगी मैंने कांकल नहीं पढ़ा, स्वरतंत्र ये सब पढ़ लिया, उसने कांकल पूछ दिया। अब हम लोग पता है कांकल क्या होता है, तो कांकल हा को कहते हैं। ये ऐसे हुआ है कई बार मेरे साथ भी एग्जाम्स में पिछले, तो इसलिए मैं सारे लिख के चला हूँ कि आपको दिक्कत ना हो भविष्य में। ठीक है, तो देखो हा, तो हा को कांकल व्यंजन भी बोलते हैं, स्वरतंत्रीय व्यंजन भी बोलते हैं, स्पर्श रहित व्यंजन भी बोलते हैं, और कंठ व्यंजन भी बोलते हैं। भाई मेरे समझ में आ गई, हा को 4 चीजें बोलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, कांकल व्यंजन, स्वरतंत्रीय व्यंजन, स्पर्श रहित व्यंजन और कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन। तो हा को ये 4 चीजें, अगर कोई पूछे कि स्पर्श रहित व्यंजन वर्णमाला में बताओ कौन सा है, अब आप एकदम चुप बैठे, आपने पढ़ा ही नहीं, आप बोलोगे हा। कोई पूछे दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा, आप बोलो वाह। कोई बोले कि कांकल व्यंजन कौन सा, आप बोलोगे हा। मेरी बात समझ में आई। कोई पूछेगा अंतस्थ व्यंजन में तालब कौन सा है, तो आप बोलोगे या। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सबसे पहले अलग 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 चीजें सीख गए कि आपको याद है ये तालब है, ये मूर्धन्य है, ये दंत है, और ये कांकल या स्वतंत्र स्पर्श रहित या कंठ व्यंजन है। क्योंकि ये एक एक पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। याद कैसे, इससे सालू से तालू मतलब तालब भी याद कर सकते हो। ये ऋषि से, इसको सरल है दांत तोड़ना, तो वहाँ से दंत व्यंजन। और हा का हा तो अलग ही अपने आप में, हा मतलब कांकल है, स्वर तंत्रीय, हा हा हा, हंसो हाथ है ना, हा हा हा, तो क्या है, स्वर तंत्रीय, एकदम पूरा तंत्र मंत्र से आदमी हंसता है। स्पर्श रहित मतलब हा, हा पढ़ो, कहीं कुछ स्पर्श हो रहा, जी भी कहीं कुछ हो रहा नहीं, हा 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 नहीं हो रहा, तो स्पर्श रहित है ये। ठीक है, कंठ मतलब कंठ से हा हा हा, कंठ से आवाज आती है, कंठ है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद भी रख सकते हो मेरे भाई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो चारों है ना, ये सबसे पहली बात कि जो सा सा शा हा है, ये सबसे पहली बात, इनको आवाज करने में ज्यादा वायु की आवाज हो रही, तो ये क्या है, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण एवं, महाप्राण एवं, और ये क्या है, ये आपके अघोष है। ये आपके कौन से अघोष वर्ण है, तो इनको भी याद रखना कि महाप्राण है। महाप्राण मतलब ज्यादा वायु निकल रही, उसमें निकल रही, तो ये क्या है, महाप्राण है। और क्या है, अघोष है। क्यों, क्योंकि इनमें घर्षण जो है वो कम हो रहा है, कंपन कम हो रहा है। क्योंकि आप पढ़ो सा शा सा हा, कोई कंपन हो रहा नहीं, जबकि यार अलावा में ज्यादा कंपन हो रहा है, तो वो क्या थे, वो थे आपके सघोष थे। ये क्या है, अघोष है। ठीक है, वो अल्प प्राण थे, ये महाप्राण है। ठीक है, अब मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूं, कोई ये मत समझे, जो ज्यादातर टीचर समझाते हैं, हालांकि मेरी भी कोई ज्यादा बहुत बड़ी औकात नहीं, मैं समझता हूँ जितना आपके सामने है, लेकिन ये कोई ये लोग
कुछ लोग गलत बताते कि जो महाप्राण है वही अघोष होगा या जो अल्पप्राण है वही सघोष होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक है। ऐसा उनके कहना अगर ऐसा होता, जो उत्क्षिप्त व्यंजन थे डाव डाव डा उत्क्षिप्त व्यंजन वो तो दोनों सघोष है, और ऊपर वाला जो यानी कि डा था वो था अल्पप्राण और नीचे वाला डा था महाप्राण था। तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सघोष होगा वो अल्पप्राण होगा और जो महाप्राण है वो अघोष होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो इस चीज़ को जो बहुत सारे लोग बताते हैं वो गलत है। तो इसलिए आप ये याद रखना कि जो ऊष्म व्यंजन है वो महाप्राण है और ये अघोष है, अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण है, सघोष है। इनके लिए तो ठीक है, लेकिन सब में ये काम नहीं करता है। ओके ओके। तो आप अभी क्या सीखे कि सा को तालब, ये मूर्धन्य, ये दंत, ये हा को अच्छे से नोट करना, बड़े साफ सुथरे स्पष्ट तरीके से, और इनको महाप्राण अघोष भी बोलते हैं, इनको भी अच्छे से नोट करना, ठीक है भाई। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। कोई दिक्कत आपको? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया नोट? समझ रहे हो? हाँ, समझते चलना, समझना इंपॉर्टेंट है। चलो आज आपका व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा, इसी के साथ में पूरी वर्णमाला भी कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर। आज का चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब आपका जो 5वां भेद है उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं भाई। और इनकी भी संख्या कितनी होती है? आप कहोगे भैया 4। हालांकि ये बात मैंने मोटी मोटी वीडियो नंबर पहले में जो पहला बनाया था उसमें भी हमने आपको ये बातें बताई थी, लेकिन अब हम लोग डीपली में चल रहे हैं। चलिए खैर, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये 4 आपके होते हैं दोस्तों, कौन से? संयुक्त व्यंजन। अब पहली बात है संयुक्त व्यंजन क्यों? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, 2 वर्णों से युक्त होते हैं, ठीक है। 2 वर्णों से युक्त होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं संयुक्त, ठीक है। 2 से क्या होते हैं? युक्त होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं संयुक्त, मतलब 2 वर्णों से मिलकर। अब कौन कौन से जैसे शा में का और प्लस शा, ये हलन। ता में ता और प्लस रा। जा में जा और प्लस वा। श्रा में शा और प्लस स्रा, रा, ठीक है, स्रा। तो ये है, यानी कि छा जो होगा वो का और शा है, त्रा में ता और रा है, ज्ञा में जा और वहाँ है, जा और वहाँ है, ये जा और वहाँ है, और श्रा में सा और रा है, ठीक है। तो ये आपके ये त्रा में त्रा जा होगा सा, ओके। तो ये आपके संयुक्त अक्षर है। क्यों? क्योंकि जो छा है ना वो इन दोनों के मिलकर ही बना है, त्रा ता और रा के, जा और वहाँ के, ये शा और रा के। तो इन वर्णों से मिलकर इन वर्णों का आपका जो है निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग संयुक्त वर्ण, ठीक है। अब आप इतनी बात समझ गए। अच्छा, यहाँ से एक मुझे मतलब बड़े ही इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। जब हम लोग शब्दकोश में इन वर्णों को अगर आप खोजोगे तो आपको पार्टिकुलर ये वर्ड हिंदी शब्दकोश में आपको कहीं नहीं नजर आएंगे भाई, कहीं नहीं। अब आप कहोगे ये कैसे, फिर इनका क्या? तो इनका क्या का मतलब ये कि अगर ये वर्ड आप ढूंढोगे तो आप का वाले वर्ग में जाइए। जैसे अगर कहीं पे कविता होगा और कहीं पे क्षत्रिय होगा, तो आपको क्षत्रिय जो वर्ड होगा ना वो कविता से पहले आएगा, क्षत्रिय हिंदी का वर्ड, ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश में तो ये का वाली बाई में, ये ता वाली में, ये जा वाली में, ये शा वाली लाइन में, क्रम में इनका जो है नंबर होगा, इनका अलग से कोई स्थान नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई, डिक्शनरी में हिंदी शब्दकोश में। चलो ये बात मैंने आपको बता दी, अच्छी बात है, ठीक है। तो और उसमें भी इसका जो ये अक्षर का प्रयोग का से पहले होगा, इसका प्रयोग ता से पहले होगा, इसका प्रयोग जा से पहले होगा, और स्रा का प्रयोग सा से पहले होगा। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है, जो मैंने अभी बता दिया है। चलिए, और ये भी पूछे जाते हैं कि छा किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए।
तो ये आपके थे दोस्तों संयुक्त व्यंजन, आपने ये भी नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जो मुख्यतः हमारे, तो स्पर्श व्यंजन कितने थे, आप कहोगे 25। उसके बाद द्विगुण व्यंजन कितने थे, 2। अंत्यस्थ व्यंजन कितने थे, 4। ऊष्म व्यंजन कितने थे, 4। संयुक्त व्यंजन कितने थे, 4। टोटल जोड़ोगे कितने हो गए, 25 2 27, 27 और 4 31 और 4 35, तो 35 और 4 39। अभी 2 कम है, अभी 2 व्यंजन कम है। चलिए भाई अब हम लोग 2 और ढूंढते हैं, ठीक है। 2 कौन से कम है, ये आप संयुक्त व्यंजन हो गए। अब मैं 2 व्यंजन और आपको यहीं पे बता देता हूँ, इनको आप नोट करो, मैं नोट किया, मैं इनको रफ कर देता हूँ, यहीं पे आपको बता देता हूँ 2 के बारे में। जो 2 व्यंजन है दोस्तों, वो आपके जो बचे हुए हैं उनको बोलते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन या विदेशी, इनको विदेशी भी, क्योंकि ये विदेशी भाषा अरबी से लिए गए हैं, विदेशी व्यंजन भी इनको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजन, क्योंकि ये विदेशी भाषा से, कौन से, जैसे जा, यहाँ पे ये और फा, ठीक है, ये तो जा और फा ये अरबी भाषा से लिए गए हैं। तो 2 आगत व्यंजन ये हो गए, तो 2 आप ये भी जोड़ दीजिए, तो आप कहोगे भैया टोटल हो गए 41। तो आपके जो व्यंजनों की संख्या, मानक व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 41। वो आपके यहाँ पे दोस्तों अब आपके सामने कंप्लीट हुई। तो दोस्त भाई मैंने आपको व्यंजन पूरा एक एक व्यंजन और पूरा ऑपरेशन तरीके से पूरा क्लैरिटी बिल्कुल एकदम करके मैंने समझा दिया अपनी तरफ से, ठीक है। जिस भाई को कुछ समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखो, और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, इतना अगर आपने पढ़ लिया, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पर्याप्त है दोस्त, मोर देन इनफ है, ठीक है। बहुत ही, इससे बार आपके एग्जाम में वर्णमाला का कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। इतना आप अच्छे से लिखो, नोट करो, उसको समझो, बार बार उसको पढ़ो, बार बार को वीडियो को देखो, उसको याद करने की कोशिश करो। फिर आप जाके आपके पास जो भी बुक हो आप खुद से प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएंगी। फिर मैं तो बाद में आपके लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा ही। ओके दोस्त, अब आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी हमारी पढ़ाई हुई, आप जरूर ये कमेंट्स में ये बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें उसी के साथ में मोटिवेट करें। इसी के साथ में आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा जय हिंद।